हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं 2017 का बिजनेस स्टडीज का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। एक चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर ना थोड़ा सा पेपर पैटर्न अगेन चेंज था। शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो 1 मार्क ईच हैं। फिर 3 मार्क क्वेश्चन 5 हैं। 4 मार्क क्वेश्चन 6 हैं। 5 मार्क क्वेश्चन 3 हैं। 6 मार्क क्वेश्चन 3 हैं। तो ये था पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही है। 1 मार्क क्वेश्चन 8 है। 3 मार्क क्वेश्चन 5 है। 4 मार्क क्वेश्चन 6 है। 5 और 6 मार्क क्वेश्चन 3 है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर से। गिव द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। खैर आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हमें तो 20 MCQs नजर आते हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या दर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन चलो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करके खत्म करते हैं। मोटिवेशन क्या है बेटा? स्टिमुलेटिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिजिनेट होती है बेटा? डिपेंडिंग अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिजिनेट होती है? ड्यू टू सोशल इंटरैक्शन अमंग द पीपल। Why is employment interview conducted in the process of selection? क्यों कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू? बेटा ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है वो कैपेबल भी है मेरी जॉब के लिए या नहीं। इसी वजह से हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई की हम कैपेबिलिटी को जज कर पाए। बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द HRM इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। बेटा वर्कलोड एनालिसिस ऐसा बोलता है। अगर ये कह देता इन डिसाइडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वर्कफोर्स एनालिसिस हो जाता। वर्कलोड एनालिसिस मुझे ये बताता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ वन क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय हर्ष दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई ना कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और उसका कोई ना कोई एक स्टेप है। पढ़ते हैं। हीना स्वीट्स इज अ रेनॉन्ड नेम फॉर द क्वालिटी स्वीट्स सिंस 1935। हर्ष द ऑनर ऑफ हीना स्वीट्स वाज worried as the sales has declined during the last 3 months. When he inquired from the sales manager reported that there was some complaint about the quality of sweets. Therefore, Harsh ordered for sample checking of sweets. सैंपल चेकिंग उसने ऑर्डर किया। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन या सैंपल चेकिंग ऐसी बेटा टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो कंट्रोलिंग का एक स्टेप था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय FM? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एज वेल एज ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फाइनेंस। बस सिंपल सा वन मार्कर। नेम द मेथड थ्रू व्हिच, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कहीं ना ये क्वेश्चन भी अधूरा आया था बोर्ड में। दूसरी बात ये कोर्स का भी पार्ट नहीं है, तो 7th क्वेश्चन अब हम नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल जो क्वेश्चन मांगे ये रुपी का सिंबल है। पढ़ते हैं। Sunita took her niece Aishwarya for shopping to Benetton to buy her a dress on the occasion of her birthday. She was delighted when, on payment for a dress, she got a discount voucher to get 20% off for a meal of rupee 500 or above at a famous eating joint. क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का नाम बता दो। नेम द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव यूज्ड बाय द कंपनी। बेटा क्या हुआ? सुनीता अपनी नीस ऐश्वर्या को शॉपिंग के लिए ले गई। वहां पर उन्हें क्या मिला? एक डिस्काउंट वाउचर मिला कि 20% ऑफ मिलेगा अगर 500 या उससे ऊपर का खाना खाओगे किसी भी फेमस ईटिंग जॉइंट में, लेट्स सपोज हल्दीराम में। देखो अगर कंपनी अपने ही प्रोडक्ट पर 20% ऑफ देती तो आंसर होता शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का डिस्काउंट। वो अपने आउटलेट में नहीं दे रहे, किसी और आउटलेट में 500 से ज्यादा खाना खाने पर 20% ऑफ है। ये यूजेबल बेनिफिट का एग्जांपल है। 9 to 1। अब 1 मार्कर क्वेश्चन खत्म हो गई। यूनिटी ऑफ कमांड और इक्विटी को एक्सप्लेन करना है एज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट।
बेटा पढ़ा होगा, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पर एक एक दो दो लाइनें मैं बोल देता हूँ। कोशिश करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है बेटा? कमांड देने वाला पर्सन ए को, फ्योल कहता है अगर एक से ज्यादा होगा तो दिक्कत परेशानी क्या आएगी? सबसे पहली बात कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग का। एक सबॉर्डिनेट है मिस्टर सी, उसके दो सुपीरियर है, मान लो ए और बी, होने तो नहीं चाहिए एज पर फ्योल। अगर ये दो सुपीरियर मिलके एक सबॉर्डिनेट को कमांड देंगे तो क्या होगा? सी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर पहले मानूं, ए का या बी का। तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी बात, सी नोइंगली काम करने से बच सकता है। ए को कह दे जी मैंने बी का काम किया, बी को कह दे जी मैंने ए का काम किया, काम किसी का नहीं किया। और कहीं ना कहीं ए और बी में भी लड़ाई झगड़े करा सकता है। सी अगर थोड़ा स्मार्टली प्ले करेगा तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ए को कह दे जी बी का काम करना ज्यादा जरूरी होता है, वो मेरे खास सुपीरियर है। तो क्या लगेगा ए को, अच्छा तेरा खास सुपीरियर मतलब मैं क्या वेला हूँ? तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं ये लड़ाई करा सकता है स्मार्टली खेलेगा तो ईगो क्लैशेस के भी चांसेस हो सकते हैं। रही बात इक्विटी की, इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन विद द वर्कर ऑन एनी बेसिस। ना कोई जेंडर, ना कोई रिलीजन, ना कास्ट के बेसिस पे, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ट्रीटेड ऑल द एम्प्लॉय अलाइक, सबको एक जैसा देखो। तो मेरा ख्याल जितना मुझे बोलना था मैंने उससे ज्यादा ही बोला, आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के 3 फायदे बेटा। अगेन प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है जी, कोई 3 लिख लेना जो आपको आसान लगती है, जिसमें आप मैटर लिख पाओगे आसानी से। तो डायरेक्ट डायरेक्ट बातें हैं बेटा, चाहो तो अगर आपने कभी डायरेक्ट भी नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। रिवीजन बैच के नाम से प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी आपको मेरे चैनल पर, ठीक है ना जी, वहां पर जाकर डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो। 11th वन, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर। बेटा सुपरवाइजर लोअर लेवल की एक पोजीशन है, रही बात उसके 3 फंक्शन लिखने की, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होते बेटा लोअर लेवल के फंक्शन लिखने। लोअर लेवल क्या है बेटा? पहला फंक्शन लिखना, लोअर लेवल इज द लिंक बिटवीन मिडल लेवल एंड वर्कर। क्योंकि बेटा ये इन दोनों के बीच में लिंक है, तो इनके ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है वर्कर को, वर्कर की ओपिनियन ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम पास ऑन करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट को। दूसरी बात, वर्कर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सुपरवाइजर का ही काम है। वर्कर डिसिप्लिन में रहे, ये काम भी बेटा सुपरवाइजर का ही है। तो 3 फंक्शन बताने थे, मैंने बता दिया। 12th वन की तरफ शिफ्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, also state the objective to be achieved by the use of financial concept so identified। पढ़ते हैं जी कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट है। सोमनाथ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी had been up to the expectation. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, finance manager Dalmia estimated the amount of fund required and the timing। हिंट आना शुरू हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का। दिस विल दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन। दूसरा हिंट आ गया और मैं कहता हूं इससे काम का हिंट कोई होता है। आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग है। रही बात उसके ऑब्जेक्टिव की, पढ़ा है डायरेक्ट है बेटा। टू सी फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, पढ़ा है ना बेटा। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। ज्यादा पैसा भी लेना उतना ही खतरनाक होता है बेटा जितना कम पैसा लेना है। टू सी फर्म, ये आपने पढ़ा ही होगा एक्सेस फंडिंग वाली बात, खैर मैंने आपको क्लियर कर दी ये बात। और अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना बेटा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। 13th क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं मैं अवॉइड ही करूं, क्योंकि मुझे पता है बेटा पेपर में नहीं आते अब डायरेक्ट क्वेश्चन। बेटा कहते हैं यहां से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड Ginika, Tanis, and Rohit in the marketing efforts of business. Also state one more feature of various type of thinking identified that is not given in the above case। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग। अब बेटा थिंकिंग से तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना किसी मार्केटिंग की बात चल रही है। पढ़ते हैं मार्केटिंग के कौन से कंसेप्ट है।
Ginika, Tanish, Rohit were friends from the college days and now they are doing different kind of business. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concern, etc. अच्छा जी. In one of such meetings, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumer. She told that most of the sellers were exploiting the consumer in various ways and were not paying attention towards the social, ethical, or the ecological aspect of marketing, where she was not doing so. बेटा शी वाज डूइंग तो होगा पहली बात तो. गिनिका ने क्या बात बोली बेटा, कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे. जैसे आपने बोला सोशल इथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट हो जाता है. कहीं ना कहीं सोसाइटी को बचाने की भी बातें चल रही है कहीं ना कहीं, यानी कि क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी से रिलेट करता है. पढ़ते हैं. Tanish told that they were under pressure to satisfy the consumer, but stated that consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced or motivated for the same. तनिष्क क्या कह रहा है, कहता कंज्यूमर कभी भी खरीदेगा ही नहीं ज्यादा जब तक आप क्या करोगे, उसको पुश नहीं करोगे, उसको परसुएट नहीं करोगे तो बाय. आपको ही पता है बेटा परसुएशन कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है. सेलिंग कंसेप्ट की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है बेटा. तो ये तीन लाइनें सेलिंग को ही अच्छे से दिखा रही हैं. Rohit states that a company cannot achieve its objective without understanding the need of customer. रोहित क्या बोल रहा है, कंपनी कभी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर पाएगी जब तक वो कस्टमर की जरूरत नहीं जान लेती. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, मार्केटिंग कंसेप्ट की पूरी बात है. पढ़ना चाहो तो एक दो लाइन और पढ़ता हूँ. It was the duty of businessmen to keep customer satisfaction in mind because business is run by the resources made available to them by the society. He further stated that he himself was taking into consideration the need of customer. पूरा पूरा हैंड बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट का. तो बेटा कहीं ना कहीं गिनिका की थिंकिंग सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, तनिष की सेलिंग कंसेप्ट, इनकी मार्केटिंग कंसेप्ट. Also state one more feature of various type of thinking identified that is not given in the above case. एक एक फीचर और लिख देना बेटा इसी थिंकिंग का. आगे बढ़ जाते हैं. आशुतोष गोइंका वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा. पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोइंका वाज वर्किंग, स्टेट एनी थ्री फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोइंका. देखो बेटा लेवल पता लग जाए तो उसके तीन फंक्शन लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. आशुतोष गोइंका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found out that the profit had been declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. देखो कौन से लेवल को फर्क पड़ता है प्रॉफिट गिरने से आप समझ सकते हो, और उसके बाद कौन सा लेवल जांच पड़ताल करना चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट क्यों गिर रहा है. क्या कभी ये मिडिल लेवल का इंटरेस्ट है कि लोअर लेवल या वर्कर लेवल का इंटरेस्ट है? कभी भी नहीं बेटा, ये टॉप लेवल का इंटरेस्ट है. और रही बात टॉप लेवल के तीन फंक्शन लिखने की, मैं बता देता हूं बेटा किसी भी टॉप लेवल के फंक्शन कैसे लिखे जा सकते हैं. टॉप लेवल के तीन फंक्शन लिखने हैं बेटा, तो सबसे प्यारा हिंट, इससे प्यारा कोई हिंट दे तो मुझे बता देना बेटा. मैंने ना शॉर्टकट बनाया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल. मैं यहाँ से याद रखता हूँ बेटा टॉप लेवल के फंक्शन. जब 12th क्लास में तो पोस्ट डीसी तो अच्छे से पता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. या डायरेक्टिंग वर्ड हटा दो. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. तो यहाँ पहली हेडिंग बनाओ, टॉप लेवल का पहला फंक्शन है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना. दूसरी बात और क्या करते हैं हम प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज फ्रेम करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट. तो स्ट्रेटजीज कौन फ्रेम करता है बेटा, टॉप लेवल फ्रेम करता है. ठीक है, या स्ट्रेटजीज मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग, ऐसी हेडिंग आप बना सकते हो. सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, देन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज. ठीक है जी, ये हेडिंग बना. प्लानिंग से दो बातें क्लियर होगी टॉप लेवल के फंक्शन की. ऑर्गेनाइजिंग में एक बात लिखना, क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में पता है आपको बेटा. ऑर्गेनाइजिंग में मतलब टॉप लेवल ये डिसाइड करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होगी या डिविजनल स्ट्रक्चर में. और अगर फंक्शनल में होगी तो कितने डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होगी, और डिविजनल में होगी तो कितने प्रोडक्ट में डिवाइडेड होगी. ऐसा आपको सोचना पड़ेगा. ये टॉप लेवल का फंक्शन है. स्टाफिंग बेटा हेडिंग का नाम देना की अपॉइंटमेंट. की अपॉइंटमेंट मतलब मेजर अपॉइंटमेंट. देखो वैसे तो मिडिल लेवल की एक पोस्ट होती है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर.
HRM का काम होता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है सारी अपॉइंटमेंट करना। पर मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, अगर HRM की पोस्ट वैकेंट हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट? ऑब्वियसली इट इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट करते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी हमेशा टॉप लेवल की है। तो यहाँ से हेडिंग बढ़नी की अपॉइंटमेंट। रही बात कंट्रोलिंग की, देखो जिस स्टाफ को आपने रिक्रूट किया, आपने अपॉइंट किया है, तो आपकी आपकी जिम्मेदारी उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। कंट्रोलिंग सिंपली मींस मॉनिटरिंग। तो टॉप लेवल मॉनिटर करता है उन सबकी परफॉर्मेंस को जिनको आपने अपॉइंट किया है। तो ये है बेटा टॉप लेवल के फंक्शन। और मुझे लगता है अगर ये शॉर्टकट ध्यान रख लो, मैंने अपनी 12th क्लास में बनाया था बेटा, आज तक कभी नहीं भूला, तो आप भी शायद कभी ना भूलो बेटा। 15th वन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सी दो टेक्निक का इस्तेमाल संध्या कर रही है, पढ़ते हैं। Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of a coffee shop was special aroma of coffee and a wide variety flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was very keen to find out the reason. He appointed Sandhya an MBA from a reputed college as a manager to find out the cause for the same. अभी तक जितनी भी बात है बेटा बस बेस बनाया गया, लेकिन कोई टेक्निक का मतलब मेरे को टेक्निक फॉलो होते भी नहीं दिख रही। Sanjay took feedback from the clients and found out that though they loved the special, unique aroma of coffee, but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. She analyzed and found out that there were many obstructions in between which could be eliminated. बेटा क्लाइंट्स ने क्या बोला, कॉफी वगैरह तो सब कुछ बहुत बढ़िया है पर बहुत वेटिंग टाइम है। तो उसने देखा कि बहुत सारी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है। मोशन स्टडी और क्या बात करती है बेटा, अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये पूरी लाइन बेटा मोशन स्टडी को दिखाती है। शी फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, और ये लाइन बेटा टाइम स्टडी को दिखाती है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। दो ही बताने थे, वैसे दो बता चुके पर एक और है बेटा। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. So she also decided to stop the sale of such flavor. कुछ फ्लेवर की डिमांड बिल्कुल नहीं है और उसने डिसाइड करा कि हम इनकी सेल बंद कर देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यहाँ ये जो दो लाइनें सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की तरफ इशारा कर रही है। ये तो बोलता था बेटा टेलर कि अगर आपको लगता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचो, अननेसेसरी की डाइवर्सिटी की जरूरत नहीं होती। आपने कॉफी में 10 फ्लेवर डाल दिए बेटा, 3 बिकते नहीं है, 7 की ही डिमांड है कंटेनर्स, तो बंद कर दो, जबरदस्ती नहीं होता उनको चलाना। चलो खैर, 3 टेक्निक हमने आइडेंटिफाई करी, 2 पूछी थी। गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बजट एज अ टाइप ऑफ प्लान। बेटा वैसे बता देता हूँ, ये तो क्वेश्चन क्या मतलब डायरेक्ट है, आज तो नहीं आएंगे, पर बजट और या ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन काफी आसपास होती है। क्या फर्क होता है ये भी बताऊंगा बेटा। दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। इट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। दोनों क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, दोनों में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात है, दोनों कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए बनते हैं। बट जनरली ऑब्जेक्टिव हमेशा बेटा परसेंटेज में होते हैं, और ये बेटा होल नंबर में होते हैं, अमाउंट में होते हैं बजट। दूसरी बात, बजट प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस दोनों हैं। और ऑब्जेक्टिव की केस स्टडी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आज की तारीख में इसके खुद के सिनोनियम से। कोई एम वर्ड लिखता है, कोई पर्पस वर्ड लिखता है, कोई बेसिस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन लिखता है, कोई डायरेक्शन की बात करता है। तो ये बहुत सारे सिनोनियम हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, वहां से इसका केस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 17th वन। एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर एंड प्रमोशन एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा ट्रांसफर और प्रमोशन पे मैं थोड़ी थोड़ी बात कर देता हूँ। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट है बेटा, डिस्कशन करना कोई ज्यादा बनता नहीं, क्योंकि आज की तारीख में इनका आना लगभग असंभव है। बेटा ट्रांसफर को हम बोलते हैं एज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रांसफर क्या है? हॉरिजॉन्टली एम्प्लॉय का शिफ्ट होना, और प्रमोशन क्या? वर्टिकली एम्प्लॉय का शिफ्ट होना। अगर आप लोअर लेवल की किसी जॉब पोजीशन पे काम करते थे और आज लोअर लेवल पे ही दूसरी जॉब पोजीशन दे दी गई, तो कुछ और नहीं, ट्रांसफर हुआ। पहले सुपरवाइजर थे, फॉरमैन बना दिए थे, लोअर लेवल की पोजीशन लोअर लेवल की रही, इससे ही बोलते हैं बेटा ट्रांसफर।
प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन रेफर टू एज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। पहले लोअर लेवल पे थे, आज मिडिल लेवल पे शिफ्ट कर दिए गए हो, तो प्रमोशन है। मिडिल लेवल पे थे, टॉप लेवल पे शिफ्ट कर दिए गए हो, प्रमोशन है। प्रमोशन वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रांसफर से ना तो पे पैकेजेस बढ़ते, ना ही साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन बढ़ता, ना अथॉरिटी बढ़ती, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, ना ही फैसिलिटीज बढ़ती। प्रमोशन सब चीजें बढ़ा देता है, अथॉरिटी भी बढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाता है, पे पैकेजेस भी बढ़ाता है, फैसिलिटीज भी बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव करता है। तो ये कुछ बातें थी जो ट्रांसफर और प्रमोशन से रिलेटेड मुझे करनी थी, मैंने कर दी। नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मार्केट इन द अबव केस, आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस मार्केट। ठीक है जी, पढ़ते हैं बेटा कौन से फंक्शन की बात चल रही है। कहते हैं दीस डेज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज आल्सो जज्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर वेयर इट इज सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड मोस्ट। To give strength to the economy, SEBI is undertaking measures to develop capital market. ठीक है जी। In addition to this, there is another market which is unsecured and short-term debt instruments are actively traded. These market towards together help the saver and investor in directing the available fund into their most productive investment opportunity. देखो मार्केट मुझे समझ में आ गई, आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक तरफ तो उसने बात करी कैपिटल मार्केट की, और दूसरी बात तरफ उसने बात करी इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट, इसके अलावा एक और मार्केट भी है जहां सिक्योर चीजें बिकती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बिकती हैं, तो मनी मार्केट की बात चल रही है। और ये भी बात हुई कि ये मिलकर क्या करती हैं दोनों मार्केट? बेटा ये मिलकर दोनों फाइनेंशियल मार्केट बनाती हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन लिखा गया है? जहां सेवर और इन्वेस्टर मिल जाएं, जहां कहीं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात हो, यानी कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब बेटा बचे हुए 3 फंक्शन और हैं, वो लिख देना। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, आपने पढ़ा होगा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। तो आई होप मैंने अच्छे से इस केस को भी क्लियर कर दिया। 19th की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ उमंग गुप्ता एंड डू अ डायग्राम डिपिक्टिंग द स्टाइल, स्टेट एनी 2 वैल्यूज। अब तो खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है यानी कि वो कोर्स का वैसे भी पार्ट नहीं है। लीडरशिप स्टाइल की बात करी जाती है उमंग गुप्ता की। बेटा कहीं ना पिछले लेक्चर में भी ये बात करी थी, जब लीडरशिप स्टाइल पूछा जाएगा 100 में से 90 के स्टडी का आंसर एक ही होगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और पार्टिसिपेटिव। पर ऐसा नहीं है कि बिना केस पढ़े लिख दो, मैंने 100 में से 90 की बात करी है, पढ़ देते हैं बेटा। Umang Gupta is the MD of Denver Limited. A company had established a good name for itself and has been doing well. It was known for timely completion of order. The production manager, Ms. Kanta, was efficiently handling the process of order and had a team होगा बेटा, had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Ms. Kanta, the company was not able to meet the deadline. He also knew that not meeting the deadline will lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employee in which accurate and speedy processing order was planned. ठीक है जी, कांता का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं उमंग गुप्ता जी की कैसे आगे बढ़ाएं, मीटिंग भी ले रहे हैं एम्प्लॉय की। Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employee of the organization. Hence, everyone put in extra time and effort, and the target were met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanta and advised her to take sufficient risk. बेटा कौन सा लीडरशिप स्टाइल, यहाँ उमंग गुप्ता ने क्या किया? बेटा सबके साथ मिलकर डिसीजन लिया, सबने टीम की तरफ काम करने को कहा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक स्टाइल लिया। रही बात डायग्राम ड्रॉ करने की, बेटा मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई ने जब कभी दिया था ना केस, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डायग्राम दिया था। मान लो ये लीडर है, ऐसा कुछ डायग्राम उन्होंने दिया था, ठीक है। आप कहीं पर भी चाहे गूगल सर्च भी करोगे, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बारे में बात करोगे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करोगे, उसका डायग्राम सर्च करोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम निकल कर आएगा। यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अगर नंबर लेने हैं आपको तो। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। 20th क्वेश्चन बेटा मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है,
बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी टॉपिक हुआ करता था एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ देते हैं ना वो, ना उसके इम्पैक्ट मेरे कोर्स में है। स्टेट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। बेटा अगर आज की तारीख में आ जाए तो आपकी तो चांदी आ जाए। कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप लिखने हैं 5 नंबर। अब आप देख लो कितना आसान होगा। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बेटा 4-4, 5-5 लाइन सब पर चाहिए, ठीक है। आई होप लिख सकते हो। अगर फिर भी कोई लिखने में दिक्कत आ रही है या आपको डायरेक्ट याद नहीं है, एक बार बेटा लॉन्ग वीडियोस रेफर कर लो, रिवीजन बैच प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर आप रेफर कर सकते हो। Question number 22. State any 6 direction that might have been issued by court और उसकी 2 वैल्यूज। स्टार लगा हुआ है वैल्यूज वाले क्वेश्चन, कोर्स का पार्ट नहीं है। रही बात 6 डायरेक्शन लिखने की, स्टेट एनी 6 डायरेक्शन दैट माइट हैव बीन इशूड बाय कोर्ट। हमारे कोर्स में ना बेटा कोर्ट एक ही जगह पर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है जी। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई है जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट से, तो कौन सी डायरेक्शन कौन से रिलीफ दे सकती है। हमने पढ़े हैं बेटा बहुत सारे रिलीफ, हम उन रिलीफ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार श्योर हो जाओ कि आपको वही लिखना है। पढ़ देते हैं। Indian Youth Organization organized a visit of its member to an old age home to inculcate the habit of social work among them. The visit revealed that the living condition of the inmates of old age home were not hygienic, so the IYO member decided to clean the premises. During their cleanliness drive, they realized that the old age home also required pest control. But some of the inmates of old age home were reluctant for it because they believed that the pest control may create health problems for them. IYO therefore decided to provide ethical, safe, and less pest control. This showed to the inmates of old age home a pamphlet of proposed pest control product which promised easy, inexpensive, and long-lasting pest control. The inmates happily agreed and the pest control was carried out. It worked for a fortnight, but to their dismay, the effect started wearing off. IYO contacted the pest control company, which kept on postponing their visit. After waiting for the one, IYO filed a case in a consumer court. The consumer court satisfied about the genuineness of complaint and issued necessary direction to the pest control company. बेटा क्या डायरेक्शन दी जा सकती है? यही डायरेक्शन दी जा सकती है कि जो डेफिशिएंसी आपकी सर्विसेज में वो रिमूव करो, या रिफंड करो प्राइस, या कंपनसेशन दो फॉर द नेग्लिजेंस, और पिन्यूटिव डैमेजेस की बात की जा सकती है। तो 4 डायरेक्शन तो बड़ी सिंपल सिंपल सी यही होगी, या टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर की बात, या टू इशू अ न्यू एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आपने पैम्पलेट भी गलत है। अगर आपका पैम्पलेट पे आपने मेंशन किया हुआ था और वो पैम्पलेट के हिसाब से वर्क नहीं किया, तो कोर्ट आपको कह सकते हैं टू इशू अ न्यू एड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एड। एक नया एड लाओ और पुराने एड में जितनी कमियां वो खत्म करो। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा 23rd क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है बेटा, used by the company which helped him in focusing on objective, ठीक है जी। also state any 4 point of importance of the concept identified in A above। तो कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट डिस्कस्ड है, ठीक है जी। वैसे मैं बता देता हूँ अगर सही क्वेश्चन क्या होगा। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्डा which helped him in focusing on objective। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। यूज्ड बाय अमन चड्डा है, ठीक है जी। केस वर्ड आइडेंटिटी से लेकर केस तक काट देना, इसके जगह पर कर देना अमन चड्डा। और बेटा 4 फायदे भी बताने हैं मुझे उस कंसेप्ट के। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। अमन चड्डा started Bullseye, a company for providing cyber security solution to business. Its objective is to prevent, detect, and respond to the cyber attack and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds, and he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. अभी तक कुछ काम की बात नहीं है, बस एक नया प्रोजेक्ट उसको मिल रहा है।
कहता है while working on the project he found that volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. बेटा यहीं से काम का हिंट मिलना शुरू हो गया। जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क था उसको देखकर लगा कि वो सारा काम खुद नहीं कर सकता। जब भी सारा काम खुद नहीं कर सकते ना तब काम बांटना पड़ता है बेटा। देखते हैं कितने लेवल्स में बढ़ता है, बहुत सारे लेवल या कुछ ही लेवल। He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with a local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for a new project. He found that the new employee were enthusiastic and trustworthy. Aman Chanta was thus able to focus on objective, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chanta was able to extend his area of operation. दूसरा बड़ा है बेटा, कहीं ना कहीं ईशान और वृंदा की वजह से वो क्या कर पा रहा है, नए प्रोजेक्ट को भी टाइम देने की कोशिश कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट का नाम डेलीगेशन है, क्योंकि कुछ ही लोगों में आपने पावर को बांटा है, मल्टीपल लेवल्स तक पावर को नहीं बांटा। और रही बात डेलीगेशन के फायदे लिखने की, तो आराम से लिख के जा सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कंट्रोल। तो ये 6 फायदे, कोई 4 लिख लेना जो आप आसानी से लिख सको, जो आपको आते हो बेटा। 24th की तरफ बढ़ते हैं। Explain briefly any 4 factor that affect the choice of capital structure of a company. कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर। आज की तारीख में इतना डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो और आरओआई। मैं आता तो बेटा यही 4 लिखता। कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस में आप क्या लिखना, अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स्ड खर्चे देने के बाद मैं और 2 फिक्स्ड खर्चे दे सकता हूं, एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट और दूसरा इंटरेस्ट, तो बेटा ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट एंड वाइस वर्सा। ध्यान रखना, चारों हेडिंग जितनी मैं लिखने वाला हूं हमेशा मैं प्रेफरेंस डेट को दूंगा, क्योंकि डेट में ऐसे बहुत सारे फायदे जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते। अगर मेरे बैच की वीडियो देखिए तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद आ रही होगी। तो कैश फ्लो पोजीशन मैंने समझा दिया। आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा ICR refers to the number of times you are earning before interest and taxes cover the interest payment obligation. अगर एक बिजनेस की ICR अच्छी है तो वो क्या बताती है बेटा, एक बिजनेस में ICR अच्छा होने का मतलब होता है कि कंपनी ब्याज के पैसे कभी नहीं रोकेगी। तो ऐसे केसेस में आप डेट से फंड ले सकते हो एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात DSCR की भी कर लेते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बेटा डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम कंपेयर करते हैं अपने कैश प्रॉफिट को विद आवर कैश कमिटमेंट्स, कि हमारे कैश प्रॉफिट कितने हैं और हमारे कैश कमिटमेंट कितनी है। और जितनी ज्यादा DSCR होगी, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कभी डेट की नहीं रुकेगी। और अगर एक कंपनी में हाई DSCR आप देख रहे हो ना, तो आप उसको हमेशा सजेस्ट कर सकते हो कि आप डेट से पैसा ले लो एंड वाइस वर्सा। रही बात 4th हेडिंग की आरओआई की, आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तो ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डेट लेने से इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है, यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस को एंड वाइस वर्सा। तो मैंने ये तो बेटा शायद 1-2 मिनट में समझा दी होंगी 4 हेडिंग। वैसे में बेटा 1-2 दिन लगाता हूँ इसको समझाने के लिए, बहुत डिटेल्ड जानना है वहां पर जाकर पक्का से पढ़ता था। 25th और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर influencing the choice of channel of distribution which were discussed in the meeting. Also explain briefly the other consideration to be taken care of in each factor identified in part A. ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर ने अफेक्ट किया है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, और उन्हीं का एक एक फैक्टर और लिखना है मुझे बी पार्ट में। पढ़ते हैं जी। Mediquip Limited is a company dealing in distribution of medical equipment. The company recently imported 15,000 units of sugar testing machine to test the sugar level without taking blood samples. For deciding the marketing strategy, the CEO of the company called a meeting of marketing zones. In the meeting, Sandeep, the North Zone marketing head, suggested that since the machine was sophisticated, they need to visit hospital personally and to explain its working to the hospital staff or who would be using the machine. बेटा जो संदीप है, जो नॉर्थ जोन का मार्केटिंग हेड है, उसने क्या बोला कि मशीन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, हर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उन्हें वर्किंग सिखानी पड़ेगी।
तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर की बात है, और प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में भी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, तो हमें जाना पड़ेगा। बी पार्ट में प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर लिखोगे तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी लिख देना बेटा। आगे बढ़ते हैं। He suggested that the additional trained people may be recruited for the same. Himanshu, another journal, had added that since a lot of money have been spent on the import of machine, the company was short of fund to pay to the additional staff as suggested by Sandeep. हिमांशु ने क्या बात करी, कंपनी के पास पैसे नहीं बच रहे, तो कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और बी पार्ट में क्या लिखोगे, कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं बेटा, एक ही और बात बचती है, कंट्रोल। आगे बढ़ जाओ, लास्ट वन। Rahul, a newly appointed zonal head of South Zone, suggested that since the size of order is not large, कोई बहुत बड़े ऑर्डर नहीं आ रहे, a detailed study of factor determining the choice of channel distribution is required before making the right choice. तो बेटा जब साइज ऑफ ऑर्डर लार्ज नहीं आ रहा तो आप क्वांटिटी परचेज की बात लिख सकते हो। ये कौन सा फैक्टर है बेटा, मार्केट रिलेटेड फैक्टर, क्वांटिटी परचेज। क्वांटिटी परचेज से तो पता लग रहा है कि छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं। और अगर बेटा बी पार्ट में लिखना हो तो मार्केट रिलेटेड फैक्टर कुछ और लिख सकते हो, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा 2016 के पेपर के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।